गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट थर्ड का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है कानूनों की समझ। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र की सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हों। अभी तक आप यह जान चुके हैं कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? तो बच्चों, आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र की सीमा या मताधिकार की उम्र की सीमा का पता होगा। आपको बता देते हैं, शादी की उम्र की सीमा लड़कों की 21 और लड़कियों की 18 बरस है, जबकि मताधिकार वोट डालने की जो उम्र सीमा है वो हमारे देश में 18 वर्ष है। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हो। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जो जिम्मेदारी है वो संसद की होती है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादों में घिरा हुआ भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इस स्थिति को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो बच्चों, एक सरकारी अधिकारी का बेटा है, उसने कोई जुर्म किया है और जिला अदालत ने उसे 10 साल की सज़ा सुनाई है। इस वजह से वह जो सरकारी अधिकारी है अपने बेटे को भाग निकलने में उसकी मदद करता है। अब आप बताइए बच्चों, क्या उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? नहीं, उसने सही काम नहीं किया। क्या उसके बेटे को केवल इसीलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका जो बाप है वह आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? नहीं, यह सही नहीं है। उसे अगर 10 साल की सज़ा मिली है जिला अदालत से तो उसे 10 साल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि कानून सबके लिए कैसा होता है? एक समान होता है। यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इसी बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। तो बच्चों, अभी हमने जो पिछला पैराग्राफ पढ़ा उसमें क्या बताया गया? वह सीधे सीधे कानून का उल्लंघन का एक मामला है और स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए संविधान में कई ऐसे नियम जोड़े गए कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए बहुत जरूरी थे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में कैसे होंगे? बराबर होंगे, एक समान होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच
कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? तो बच्चों, हमारा जो कानून है वो धर्म, जाति और लिंग इसके आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब होता है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से, बराबर रूप से लागू होते हैं और कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, चाहे वह अधिकारी, सरकारी अधिकारी हो या कोई अमीर आदमी हो, धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि वह राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की जो सज़ा होती है वो एक निश्चित सज़ा होती है और सज़ा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध को साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से यह ऐसा ही था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर ही एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। तो बच्चों, होता क्या है, प्राचीन भारत में कई प्रकार के स्थानीय कानून हुआ करते थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे और विभिन्न समुदाय कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद हुआ करते थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की सजा दी जाती थी। निचली जाति माने जाने वाली अपराधी को ज़्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर जो आधारित व्यवस्था थी वो जैसे जैसे परिपक्व होती गई, वैसे वैसे जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमाने पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की एक मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। तो बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे देश में जो कानून के शासन की शुरुआत है वो अंग्रेजों ने ही की थी और इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो औपनिवेशिक कानून था वो मनमानेपन पर आधारित हुआ करता था। दूसरी वजह है वह यह है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के एक मनमानेपन की एक मिसाल हुआ करता था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इस राजद्रोह एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की विरोध या आलोचना किया करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे कहते थे राजद्रोह एक्ट।
बच्चों, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमाने पन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। तो बच्चों, एक रॉलेट एक्ट कानून था जो अंग्रेजों ने बनाया था। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कारावास में डाला जा सकता था। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उन्हें जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ और उसने बाहर निकलने के रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग जंग संहार के समय की हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। तो बच्चों, जो जलियांवाला बाग हुआ था वो चित्र में आपको दिखा दे। बच्चों, ये सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का चित्र है जो कि अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल को। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।